धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीमती विजय चौहान। उन्हें बाघा बॉर्डर पार करने का हुक्म मिला था। अशोक टैंक में बैठा फील्ड ग्लासों से सड़क को देख रहा था। उसकी गोद में बिस्कुटों का पैकेट था जो अमृतसर के एक बच्चे ने उसे भेंट किया था और ज़बरदस्ती कोका कोला भी पिलाया था। 18 बरस बाद अशोक इस सड़क से गुजर रहा था और तस्वीरों की एक रील सी मन में खुलती जा रही थी। इतवार की सुबह माँ ने तड़के उठाकर आलूओं की पराठियाँ पकाई है। उन पर आम के अचार की फांके रख के पोटली बांधी है। पिताजी ने एक थैले में ताश का पैकेट रखा है। प्रतिमा और बीना कैनवस के जूते पहनकर तैयार हो गई हैं। दोनों ने एक ही रंग की फ्रॉक पहनी है। प्रतिमा की फ्रॉक का कॉलर तिकोना है और बीना कह रही है, मेरी फ्रॉक का कॉलर गोल क्यों बना है। स्काउट की वर्दी में अशोक सीटी बजा रहा है और हाथ में छड़ी लेकर चौराहे पर सिपाही की तरह मोटरों और गाड़ियों को हाथ दे रहा है। संत नगर से गोल बाग के चौराहे तक वे पैदल जाते हैं और 8 आने में शाहदरे तक जाने के लिए तांगा करते हैं। झाड़ झंखाड़ भरे ऊबड़ खाबड़ जंगल में रेलवे लाइन के पास वे तांगे से उतरते हैं। प्रतिमा और बीना जमीन पर गिरी खजूरें बिनती हैं। लाइन के दूसरी ओर नूरजहां की टूटी फूटी कब्र देखकर हर बार अशोक सवाल पूछता है, पिताजी, जहांगीर और नूरजहां की कब्रें साथ साथ क्यों नहीं बनी। पिताजी बताते हैं कि किसी बात पर मियाँ बीवी में गलतफहमियां पैदा हो गई थीं। पिताजी फारसी का कोई शेर सुनाते हैं। बच्चे अब जहांगीर के मकबरे पर आ गए हैं और संगमरमर के फर्श में बने गड्ढों में उंगलियां डालकर देखते हैं जहाँ किसी ज़माने में कीमती पत्थर जड़े थे। जहांगीर के मकबरे के भीतर एक भीनी भीनी खुशबू छाई रहती है और बच्चे दीवारों पर बने बेल बूटों को छू कर देखते हैं। लौटते वक्त हर बार रावी में बोटिंग का प्रोग्राम बनता है। किनारे पर अलग अलग क्लबों की कश्तियाँ खड़ी रहती हैं, अंग्रेज़ी फ़ारसी नामों वाली, फिरदौस, अल्मास, बेदिंग ब्यूटी, गोल्डन मरमेड वगैरह वगैरह। पिताजी बताते हैं, जब मैं फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था तो हमारी टीम गर्मी की छुट्टियों में पैदल कश्मीर गई थी और हम लोग इमारती लकड़ी के स्लीपरों पर बैठकर वापस लाहौर आए थे। अपने शफीक चचा से पूछना, सन 42 के आंदोलन में पिताजी और शफीक चचा एक साथ जेल गए थे। शफीक चचा के घर अशोक, प्रतिमा, बीना, गुलनाफ और अशरत की ताश पार्टी जमती है। फातिमा चची सबको फालूदे की प्लेटें परसती हैं। शफीक चचा बता रहे हैं, कल रात मोची गेट के बाहर जिन्ना का लेक्चर हुआ था। इस्लाम और पाकिस्तान के सिवा कोई लफ्ज़ लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। एक दूसरे की देखा देखी लोग तालियां पीट रहे थे। ज़रा पूछो इन्ना सोरिया नू। डब्बी बाज़ार सचमुच डिबिया की तरह बंद है। गलियां इतनी तंग कि एक साथ 2 आदमी उनमें से गुजर नहीं सकते। दोनों तरफ दुकानें हैं, गोटे किनारी की, चूड़ियों की, रेशमी कपड़ों और मुनारों की। अशोक के कोर्स में सरोजनी नायडू की कविता पढ़ाई जाती है, इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। ज़रूर हैदराबाद के बाज़ार डब्बी बाज़ार जैसे होंगे। कारीगर हाथी दांत के चूड़े बना रहे हैं, लाल रेशम पर सलमे के फूल निकाल रहे हैं, मकैश जरदोज़ी का काम हो रहा है, गोटे किनारी के जाल बनाए जा रहे हैं। अरशद और अशोक ने मिलकर अंग्रेज़ी में एक कविता लिखी थी, इन द बाज़ार्स ऑफ लाहौर। भापा जी, आप कहीं खुली आबादी में क्यों नहीं रहते? यहाँ के मकानों में तो धूप भी नहीं आती। अशोक की माँ अपने भाई से पूछती। बहने, जो सुख डब्बी बाजार में है वो तुम्हारे संत नगर कृष्णनगर में कहाँ मिल सकता है। ये एक नई दुनिया है, रंग रूप और खुशबू की दुनिया। शाम होते ही पालक गोभी के पकौड़ों की खुशबू, गुलाब जामुनों और लूचियों की खुशबू की लपटें उठने लगती हैं। मिट्टी के बर्तनों में जमी खीर, रबड़ी और फिरनी की प्लेटें बिकती हैं जिनमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। शाम को लाहौर शहर में कौन घर में खाना पकाता है? सब लोगों के हाथ में दोने दिखाई देते हैं। अंधेरा होते ही सब घूमने निकल पड़ते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख सभी। घूमने की आदत अब भी नहीं गई। दिल्ली पहुंचकर भी लाहौर के पुराने बाशिंदे छुट्टी के दिन रुपए वाली टिकट लेकर ओखला, कुतुब मीनार, बुद्ध जयंती पार्क में चले जाते हैं। बाज़ारों में छोले मटोरे और पकौड़ों की दुकानें यहाँ भी हैं, लेकिन वो खुशबू नहीं, वो बात नहीं जो लाहौर में थी। अशोक की माँ ठंडी सांस लेकर दिन में कई बार दोहराती है, लाहौर तो लाहौर था, दिल्ली लाहौर कैसे बन सकती है। रिफ्यूज़ी हैं,
इन्हें रिफ्यूज़ी कौन कहेगा? साटन की सलवारें और जॉर्जेट के दुपट्टे पहनने वाले रिफ्यूज़ी कैसे हो सकते हैं? इधर के लोग कहते। तुसी पाकिस्तान तो आए हो? असां भी पाकिस्तान ते आए हाँ। लोग अपने वतन के लोगों को देखकर खुशी से कहते। हमें सपने में भी ख्याल न था कि हमें हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं? कोई दिल्ली वाला गुस्से से पूछता। क्यों नहीं है? लेकिन कुछ देर बाद वे फिर पुरानी अपनी यादों में खो जाते। अशोक अक्सर सपने में देखता है रावी नदी के किनारे सावन का मेला सजा है, शीशम के पेड़ों पर झूले डले हैं और हिंडोलों से चूं चूं रस्से पर नाचने वाले बाजीगरों के घुंघरू बज रहे हैं। इतने में डमरू बजता है। बल्ले बल्ले मुकलावा लेन चल्या। बंदर सर पर कागज़ का टोप पहनकर हाथ में घड़ी लेकर मुकलावा लेने के लिए आता है। बंदरिया नखरे दिखाती है और रूठ जाती है, फिर 2-4 छड़ियाँ खाकर चुपचाप घरवाले के पीछे पीछे चल पड़ती है, सितारों वाली ओढ़नी और गोटे वाला लहंगा पहनकर। अशोक लॉरेंस गार्डन की पहाड़ी से उतर रहा है। आँखों पर पट्टी बांधकर भी वो यहाँ के सब रास्ते पहचान सकता है। गवर्नर की कोठी, अनारकली बाज़ार, अजायब घर, यूनिवर्सिटी, गोलबाग में लाला लाजपत राय का स्टैच्यू, सेक्रेटरिएट, अनारकली का मकबरा, संत नगर, कृष्ण नगर और उसका अपना घर। अनारकली फिल्म देखकर अशोक अपनी बीवी से कहता है, जानती हो हमारा घर अनारकली के मकबरे के पास था। सच? उमा अविश्वास पूर्वक पूछती है। सुना है लाहौर शहर फैशनों के लिए मशहूर था। मेरी दादी जी गाना गाती है, कुड़ी लाहौर दी मुंडा पिशौर दा। उमा आगरे में पैदा हुई है, वो क्या जाने लाहौर कैसा है या लाहौर कैसा था। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर अशोक की माँ सिसक रही है। हाय अगर लाहौर में होता तो रावी में नहाते। बस करो अब लाहौर का रोना, 15 साल हो गए हैं अभी भी लाहौर को रोती हो। अशोक के पिता गुस्से में डांटते हैं। शहालमी दरवाज़ा जल रहा है, लपटों से सारा आसमान लाल हो उठा है। कर्फ्यू के सन्नाटे में गवर्नमेंट कॉलेज की गिरजानुमी छत सहमी सी खड़ी है। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे रह रहकर गूंज उठते हैं। 15 अगस्त 1947 की सुबह अशोक डीएवी कॉलेज के कैंप से निकलकर एक ट्रक में आ बैठा है। उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। हेडलाइन है, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन की एक तस्वीर भी थी। शफीक चाचा, फातिमा चची, अशरद उन्हें विदाई देने आए हैं। फातिमा चची दुपट्टे से बार बार आंखें पोंछती हैं। फिर प्रतिमा की शादी पर शफीक चचा लाहौर से आए थे, कोयटे का सूखा मेवा और तिल्ले वाली कोहाटी चप्पलें लेकर। अशोक, उसकी माँ, पिता सब पूछते हैं, क्या लोग अब भी पिकनिक करने शादरे जाते हैं? अनारकली कैसी है? शफीक चचा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट है। अब वो रौनकें कहाँ? यूपी, सीपी और न जाने कहाँ कहाँ के लोग लाहौर में आ गए हैं। एक दिन गुलनाज अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज से साइकिल पर लौट रही थी। पीछे से आकर किसी ने कैंची से उसकी दोनों चोटियाँ काट ली और कहा, बुर्का क्यों नहीं पहनकर निकलती? शफीक चचा कादियानी हैं। एक बार लाहौर में हालात इतने ख़तरनाक हो गए थे कि उन्हें लखनऊ आकर अपने बहनोई के यहाँ रहना पड़ा। तुम्हारी फातिमा चची हर वक्त रट लगाए रहती है। अब लाहौर वो पुराना लाहौर नहीं रहा। ईद के रोज़ वो रोती है, सब पुराने दोस्तों को याद करके। फातिमा चची जैसी खुशबूदार सिवैयाँ कोई नहीं बना सकता। सिवैयों की खुशबू दूसरी खुशबुओं में मिल जाती है। डब्बी बाज़ार में पकौड़ों की खुशबू, लॉरेंस गार्डन के फूलों की खुशबू, फील्ड ग्लासों में पैटर्न टैंकों की आकृतियाँ ठीक सामने उभरती हैं। अशोक अपने गनमैन उमराव सिंह को गोले बरसाने का ऑर्डर देता है। वायरलेस ऑपरेटर कृष्णन की मुखाकृति गंभीर हो उठती है। गुलनाज अपने पति यासीन के साथ आई है। सब लोग खाना खाने मोती महल जाते हैं। मैं तो रोज़ 2 पिक्चरें देखूंगी, गुलनाज कहती है। और मैं नूरजहाँ के रिकॉर्ड सुनूंगी, बीना कहती है। गुलनाज बीना के लिए मलिका पुखराज के पुराने गीतों के और नूरजहाँ के गीतों की रिकॉर्ड लाई थी। वे मुंडिया सियाल कोटिया या तेरे मुखड़े ते काला काला तिलवे। नूरजहाँ की आवाज़ में चाशनी की सी मिठास है। जानती हो, एक रात को लता मंगेशकर ने ट्रंक कॉल करके नूरजहाँ से गाने की फरमाइश की थी। बीना ने बताया, मुझे भी लता के रिकॉर्ड खरीदने हैं, गुलनाज ने कहा और वो प्रतिमा को टिक्का कबाब बनाने के नुस्खे लिखाने लगी। मैंने तेरे लिए फिल्म फेयर और फेमिना की पुरानी कापियाँ संभाल कर रख छोड़ी हैं। फातिमा चची की साड़ियाँ भी प्रिंट होकर आ गई हैं। कल बाजार चलकर मैचिंग ब्लाउज खरीद लेंगे। अशोक की माँ गुलनाज और यासीन की झोली में शगन डालती है। दामाद पहली बार घर आया है। पुष्पा चची के पैर छूकर सलाम करो।
गुलनाज यासीन को आदेश देती है। यासीन एक पाकिस्तानी मजाक सुनाता है। पहले आए कायदे आज़म, उसके बाद कायदे मिल्लत, उसके बाद कायदे जिल्लत और उसके बाद कायदे किल्लत। अरशद की भी शादी हो गई है, लेकिन फ़ौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ सकता। तुम कहाँ हो अरशद? भारत के किसी शहर पर छाताधारी सैनिक उतार रहे हो या कहीं सेबर जेट चला रहे हो? और तुम शफीक चचा, तुम फातिमा चची के साथ निस्बत रोड के 2 मंजिले मकान की बैल्कनी पर खड़े होकर ब्लैकआउट की रात में आसमान की तरफ ताक रहे हो। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं शफीक चचा, तुम्हारा नाम तो पाकिस्तान के 80,000 वोटरों में भी नहीं है। मैं तो उन बिलों का मुंह बंद करने आया हूँ जहाँ से काले सांप अपने जहरीले फन फैलाए निकलते हैं और केसर की क्यारियों में खड़े प्यारे मासूम बच्चों को डस जाते हैं। मैं उन्हें कुचलने आया हूँ शफीक चचा, जो अपने घर में और अपने पड़ोसियों की आज़ादी का गला घोंटने की लगातार कोशिश करते हैं। गनर का चेहरा गंभीर होता जा रहा है। गोलाबारी में धमाकों से कान फट रहे हैं। 80 टन के कुछ पाकिस्तानी टैंक दलदल में फंसे हाथियों की तरह बेकार हो गए हैं। भारतीय ग्रेनेडों की मार से उनकी चेनों में आग लग गई है। टैंकों में से निकलकर कुछ अफसर और सिपाही आत्मसमर्पण के लिए हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। अरशद, अरशद भाई! नहीं, पाकिस्तानी टैंक दस्ते का कमांडर अरशद हुसैन। इन सब की आंखों पर पट्टियां बांधो, अशोक ने ऑर्डर दिया और फिर अरशद के नज़दीक जाकर पूछा, शफीक चचा खैरियत से तो है ना?